नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू देखेंगे और इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो बायोलॉजी सेक्शन का आज ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो अगर पिता का ए है और माता का ओ है तो इनके पुत्र में ए और ओ होने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा ओ राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। अगर माता पिता का ए और ए है ब्लड ग्रुप, इधर हम लोग देखते हैं बच्चे में होने की संभावना। तो देखिए बच्चे में होने की संभावना ए होगी या ओ होगा। वहीं अगर माता पिता का ए और बी है तो ये सारे ब्लड ग्रुप ए बी और ओ ये सारा बच्चों में होने की संभावना होगी। अगर माता पिता का ए और ए बी का कॉम्बिनेशन है तो बच्चों में ए बी और ए बी होने की संभावना होगी। वहीं अगर माता पिता का ए और ओ है तो बच्चों में ए और ओ होने की संभावना होगी, जो कि हमारा क्वेश्चन था। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर माता पिता का बी और बी है तो बच्चों में बी और ओ होने की संभावना होगी। वही अगर माता पिता का बी और ए बी है तो बच्चों में ए बी और ए बी होने की संभावना होगी। वहीं अगर देखते हैं कि अगर माता पिता का बी और ओ कॉम्बिनेशन है तो बच्चों में बी और ओ होने की संभावना होगी। वही अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी एंड ए बी है तो बच्चों में ए बी और ए बी होने की संभावना होगी। दो और होता है, एक कॉम्बिनेशन होगा ए बी और ओ। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए और बी होगा। और अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चों में भी जो होने की संभावना होगी वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। और नहीं होने की संभावना क्या होगी तो इसमें देख लेंगे, जो जो बच जा रहा है वो नहीं होने की संभावना हो जाएगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी या बी। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो वो ए बी और बी को ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। वही अगर पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है तो ओ नेगेटिव याद रखेंगे डोनर। और रिसेप्टर कौन सा होता है तो ए बी पॉजिटिव याद रखेंगे, ये सर्वग्राही होता है। ए बी पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, किसी भी ब्लड वाले से, और ए बी निगेटिव जो है वो किसी को भी दे सकता है। याद रखेंगे कि ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से भूख लगने, और अगर पूछा जाए भूख लगने, प्यास लगने या फिर शरीर का तापमान या फिर अत्यधिक गुस्सा होगा, खुशी होगा, रक्तदाब या पसीना, इन सब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र हो जाएगा सेरिब्रम। और मानव मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग होता है, ये भी याद रखेंगे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग पर ये फैला होता है। और सेरेब्रम जो है इसे प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। मस्तिष्क को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक अपना हो जाएगा मध्य मस्तिष्क, और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है प्रमस्तिष्क जिसे कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं। तो मानव में बुद्धि का जो केंद्र होता है वो सेरेब्रम को कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सेरेब्रम किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क से। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। जो हम लोगों ने देखा ये बुद्धि का केंद्र होता है, बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम। और सेरेब्रम में सभी संवेदी अंग से संवेदना को ग्रहण करता है। और ये कौन से मस्तिष्क का भाग है? तो याद रखेंगे ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जिसे ही हम लोग सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। सेरेब्रम ये हमारा जो कुल मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा जो होता है वो सेरेब्रम का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? इट मीन्स मानव शरीर की कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें सबसे कम रीजनरेशन पावर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क कोशिका। मस्तिष्क की कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक पुनर्योजन की शक्ति किस में होगी, तो सबसे अधिक पुनर्योजन की शक्ति हो जाएगी अधिक यकृत कोशिका में। जो लीवर सेल होता है उसमें सबसे अधिक रीजनरेशन पावर होती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका याद रखेंगे। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। वहीं फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका आया है, पूछा जाएगा कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट हुक याद रखेंगे। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया। कब किया गया? तो 1665 में किया गया, जो कि एक मृत कोशिका थी। और इन्होंने किससे मृत कोशिका की खोज की थी? तो याद रखेंगे कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम से इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सबसे संरचनात्मक सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होता है न्यूरॉन। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है, सेंट्रॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सेंट्रॉन का क्या काम होता है? तो ये सेंट्रॉन मुख्य भाग होता है। आइए, इसके अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। कोशिका द्रव सेंट्रॉन के अंदर पाया जाता है। डेंड्रॉन का काम क्या होता है? तो ये बाहरी संवेदना ग्रहण करता है, बाहरी संवेदना को इसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये धागे नुमा संरचना की होती है। एक्सॉन का काम क्या होता है? तो एक्सॉन जो है एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका को जो संवेदना होती है उसे प्रेषित करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो याद रखेंगे स्पर्म सेल। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मानव सेल की नहीं, सबसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो PPLO याद रखेंगे, जिसे माइक्रोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे छोटी कोशिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जोड़ी। मनुष्य के जो मेरुदंड होता है उससे 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। वहीं अगर पूछा जाएगा जो क्रेनियल नर्व होता है, क्रेनियल नर्व से कितने पेयर तंत्रिका निकलती है? तो याद रखेंगे 12 जोड़ी। किससे निकलता है? तो क्रेनियल नर्व से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 होगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, कशेरुक की रज्जु। जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रक होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रक होता है और ये CNS का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है वो किस में होती है, तो ये क्रेब्स चक्र में होती है। क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। हरित लवक से पूछा जाता है क्वेश्चन कि किचन हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो किचन हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है हरित लवक को, याद रखेंगे। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। वही अगर पूछा जाए लाइसोसोम के बारे में, तो लाइसोसोम याद रखेंगे, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या कोशिका का परमाणु बम भी लाइसोसोम को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो एक्सपायरेशन में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग श्वास के रूप में मिश्रित वायु लेते हैं। ये हम लोग लेते हैं मिश्रित वायु। लेने की प्रक्रिया के दौरान हम लोग देखेंगे हम लोग का जो मिश्रित वायु होता है उसमें जलवाष्प की मात्रा होती है। और गैसों में देखेंगे तो नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 0.03%, वही आर्गन होता है 0.93%। ये हमारा इंस्पायरेशन हुआ, लेने की प्रक्रिया हुई। लेने में औसतन समय पूछा जाता है तो याद रखेंगे 2 सेकंड का समय लगता है। वही अगर सांस छोड़ने की प्रक्रिया है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जलवाष्प की मात्रा, जितनी जलवाष्प की मात्रा लेते हैं उतना ही निकलता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। नाइट्रोजन भी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, आर्गन में भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग लेते हैं 21% और जो बाहर निकलता है वो 16% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर हम लोग देखें तो लेते हैं हम लोग 0.03% और बाहर छोड़ी गई जो सांस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 3 से 4% होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सपायरेशन में सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16%। क्वेश्चन पूछा जाता है जो एक्सपायरेशन होता है इसमें कुल कितना समय लगता है औसतन, तो 3 सेकंड का याद रखेंगे। तो सांस लेने और सांस छोड़ने में कुल समय कितना लगता है, तो कुल समय याद रखेंगे 5 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड लेने में और 3 सेकंड छोड़ने में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे क्वाइन ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्वाइन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं एटीपी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 होगा मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 से 18 बार। मनुष्य का 1 मिनट में सांस लेता है 16 से 18 बार। वहीं अगर देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है जो नवजात बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होगा या फिर जो भी वृद्ध व्यक्ति होते हैं वृद्धावस्था में, तो इसमें श्वसन की दर जो होती है 29 से 32 हो जाती है पर मिनट, प्रति मिनट हो जाता है 29 से 32 मिनट। वहीं अगर अत्यधिक खुशी होगी या अत्यधिक डर होगा, भय की स्थिति होगी या उत्तेजना होगी, इन सारे कंडीशन में जो सामान्य दर से श्वास की दर जो होती है वो अधिक हो जाती है। वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोए हुए व्यक्ति का श्वसन दर क्या होता है। तो जो सोया हुआ जो व्यक्ति होता है उसमें श्वसन दर जो सामान्य की तुलना में कम हो जाती है। तो यहाँ से इतनी क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस, जस्ट ए मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, और लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली।
आत्महत्या की थैली। और जो केंद्रक होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, उसे सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल कहा जाता है। सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वायु श्वसन। वायु श्वसन के दौरान देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 होगा कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4%। हम लोगों ने पीछे देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम लोग लेते कितनी है, तो 0.03%। लेने में होगा 0.03% और छोड़ते कितनी है, तो छोड़ी जो सांस होती है, जो हवा निकलती है, उसमें 4%, 3 से 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 16%। ये हो गया ऑक्सीजन की मात्रा। और ऑक्सीजन की मात्रा लेते कितनी है, तो 21% ऑक्सीजन की मात्रा लेते हैं और जो हवा निकलता है सांस छोड़ने के दौरान, उसमें 16% ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइरुविक अम्ल। और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे ऑक्सी श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र के दौरान हम लोग देखेंगे कि पाइरुविक अम्ल को पूरी तरीके से विखंडन होता है और उसके तहत 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। और साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो 686 याद रखेंगे। 686 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है एक ग्लूकोज अणु के विखंडन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल के कारण ही मांसपेशी में थकावट होती है। मांसपेशी में थकावट होती है अनॉक्सी लैक्टिक अम्ल के कारण, मांसपेशी में थकावट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो अनॉक्सी श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और इस श्वसन को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया भी कहा जाता है अनॉक्सी श्वसन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, इसका हो जाएगा यूरिया। यूरिया जो है मनुष्य के शरीर का मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट कर लेंगे। और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, क्वेश्चन पूछा जाए तो लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। और पूछा जाएगा क्वेश्चन कि यूरिया का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन के विखंडन से याद रखेंगे। प्रोटीन के विखंडन से अमोनिया का निर्माण होता है। प्रोटीन के विखंडन से अमोनिया का निर्माण होता है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है और इस विषैले पदार्थ को लीवर के द्वारा यूरिया में तोड़ दिया जाता है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है। प्रोटीन के विखंडन से क्या बनता है, तो प्रोटीन के विखंडन से अमोनिया बनता है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है और इस विषैले पदार्थ को कम विषैला पदार्थ के रूप में लीवर यूरिया में तोड़ देता है। तो यहाँ से ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्तनधारियों में इसमें यूरिया बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। यकृत में, लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो वैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं देखें, तो मानव की शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो कि कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे ये थैलमस में पाया जाता है। थैलमस में पाया जाता है और पीनियल ग्रंथि के द्वारा नींद की क्रिया का नियंत्रण किया जाता है। नींद की क्रिया का नियंत्रण
पीनियल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस में मास्टर ग्रंथि पाया जाता है। तो यहाँ से हम लोग इतनी चीज़ें याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य में रुधिर क्षमता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोमेन संपुट में। और वोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है, तो ये किडनी में होता है। किडनी की अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाए कि किडनी की इकाई कौन सा होता है, तो ये होता है नेफ्रॉन। और प्रत्येक नेफ्रॉन में तस्तरी नुमा प्लेट नुमा पाया जाता है, जिसे वोमेन संपटू कहते हैं। प्लेट नुमा संरचना होती है और वहीं पे ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि गुर्दे का जो हमारा किडनी होता है उसकी क्रियात्मक यूनिट क्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। वहीं अगर पूछा जाए कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक यूनिट क्या होती है, तंत्रिका तंत्र का क्रियात्मक और संरचनात्मक यूनिट होता है न्यूरॉन। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस पे कृत्रिम गुर्दा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मूत्र का अगर रंग अगर पूछा जाए किसके कारण होता है पीला, तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, तो 95% अप्रॉक्स पानी होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो हल्की अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति होगी हल्की अम्लीय है। तो हम लोग देखें इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 6.8 इसका पीएच वैल्यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्क। किडनी में ब्लड का प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए डायलिसिस किया जाता है, जो कि कृत्रिम वृक्क का कार्य करता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो डायलिसिस मशीन होता है, डायलिसिस मशीन का कॉइल किससे बना होता है, तो ये सेलुलोज से बना होता है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये सेलुलोज का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है, राइट आंसर हो जाएगा शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो पथरी कहा जाता है वो किसका होता है, तो ये रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हैनले लूप का कार्य संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्सर्जन तंत्र से। हैनले लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 है, सामान्यतः निषेचन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिम्ब वाहिनी नली में। निषेचन की प्रक्रिया अगर हम लोग देखेंगे तो स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होता है, इसके फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न के अंतर्गत देखेंगे तो जायकोट का निर्माण होता है। जायकोट का निर्माण होता है और ऐसी जायगोट का निर्माण होता है जिसे निषेचन कहा जाता है। और निषेचन कहाँ होता है, तो फिलिपियन ट्यूब में स्पर्म इंटर करता है और वहीं पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा के द्वारा।
प्लेसेंटा के द्वारा जो गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण होती है उस संरचना को पोषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमनियाटिक द्रव। ये होता है एमनियोटिक द्रव होता है, एमनियोटिक द्रव जिसमें भ्रूण तैरता रहता है। ये हल्का पीला तरल होता है, ये थोड़ा सा पीला कलर का तरल होता है, पीला तरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। और निषेचन कहाँ होती है? तो याद रखेंगे डिम्बवाहिनी नली में, डिम्बवाहिनी नली में निषेचन का कार्य संपन्न होता है। निषेचन किससे किससे होता है? तो हम लोगों ने देखा था कि स्पर्म प्लस ओवम, ये दोनों के फ्यूजन से किसका निर्माण होता है? तो जायगोट का निर्माण होता है, जिसे ही निषेचन कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, गर्भाशय में शिशु के विकास को जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, भ्रूण के विकास में निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजांडसन के द्वारा भ्रूण के विकास में खाद्य की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139 है कि मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अंडो उत्सर्जन का, अंडा के उत्सर्जन का गर्भ निरोधक गोलियां जो मौखिक रूप से ली जाती है वो निरोध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्टिव बेबी को परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टेस्टिव बेबी में देखेंगे तो निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता के गुणसूत्र से। अगर देखेंगे तो बच्चों के में पिता का गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। पिता में XY पाया जाता है और माता में XX पाया जाता है। अगर X का Y से संयोग होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है और X का X से संयोग होता है तो पुत्री की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142 है कि मनुष्य में गर्भकाल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 है कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वैक्सोटोमी। वैक्सोटोमी जो पुरुषों की नसबंदी होती है और ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो स्त्रियों की नसबंदी होती है, ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 145 है कि प्रथम प्रखनली शिशु का नाम था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुइस। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था, जो भारत में जो प्रखनली शिशु था, तो उसका नाम हो जाएगा हर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 है कि एमिनोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण के लिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 है निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन, डक्टलेस, यहाँ पे डक्ट हो जाएगा, डक्टलेस है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो डक्टलेस होती है, नलिका विहीन होती है और इससे हार्मोन का उत्सर्जन होता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 148 है कि वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी, यहाँ पे श्रावी हो जाएगा, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत जो है वो बाह्य श्रावी ग्रंथि होती है और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि,
सबसे बड़ी ग्रंथि है जो यकृत होती है। अगर वही पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहिनी विहीन ग्रंथि। इसे डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, डक्टलेस ग्लैंड। तो ये था आज का हम लोग का 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।